अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ओरिजिन देखते हैं कि होता क्यों है। ये दो सरफेसेस यदि कांटेक्ट में आते हैं तो रेजिस्ट क्यों करते हैं म्यूचुअल मोशन जो है। तो जैसे यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई इस सरफेस पे, ठीक है, तो ऐसा तो लगता है कि मतलब ब्रॉडली देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों के सरफेसेस जो हैं कांटेक्ट में हैं, बट बिल्कुल माइक्रो लेवल पे देखें तो कोई भी बॉडी बिल्कुल एग्जैक्ट स्मूथ तो होती नहीं है कि नहीं। वो थोड़े से लकड़ी है या कॉपी है, कागज है, कुछ भी है, तो उसका सरफेस तो अनइवन टाइप का रहता है। बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रही है कि नहीं, अनइवन टाइप का रहता है। तो इस टाइप का सरफेस जो है ना, वो रहेगा। तो कुछ कुछ जगह पे वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास आते हैं दोनों सरफेस के। तो और भी ज़्यादा एनहांस्ड फॉर्म में देखें तो ये वाला पोर्शन देखें आप, ठीक है। ये नीचे जो है ये सरफेस है और ऊपर जो है वो बॉडी रखी हुई, ये ग्रीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉडी के हैं। तो इसमें होता क्या है कि जहां जहां पे जैसे पास आ गया, जैसे इस वाले पोर्शन में है ना, इस वाले पोर्शन में दोनों सरफेस काफी पास आ गए। तो काफी पास आ गए तो जो दोनों सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं है कि नहीं, तो उनमें एक बाइंडिंग फोर्स मतलब हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स। आप जैसे सोच सकते हैं जैसे वो ना, जैसे स्प्रिंग लग गई, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल है, ये इसके पास है, तो ये एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है इस मॉलिक्यूल से, है ना। ये जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक्चुअल स्प्रिंग तो ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। और ये पास है तो इसमें फोर्स ज्यादा है ना। ये वाला मॉलिक्यूल ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा पास है तो फोर्स ज्यादा है, ये थोड़ा दूर है बट फिर भी है ना कम फोर्स है। तो इस तरह से है ना आप जैसे विजुलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों तो बहुत दूर है बट फिर भी एक कुछ है ना हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस एक कोई माइल्ड फोर्स तो रहेगा। और फिर ये है तो ये, तो इस तरह से मॉलिक्यूल जो है ना वो बाइंड हुए हुए हैं दूसरे मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल जो है वो है ना बाइंड हुए हैं। तो अब जब भी हम फोर्स लगा करके बॉडी को मूव करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि ये फिर है ना ये जो बॉन्ड्स जो बने हैं इनको टूटना पड़ेगा, है ना, इनको टूटना पड़ेगा। फिर जब ये बॉडी जैसे मूव कर जाएगी थोड़ी सी इस तरफ, तो ये वाला मॉलिक्यूल अभी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल यदि है ना मूव करके यदि यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे जुड़ेगा। बट पहले इस वाले बॉन्ड को तो टूटना पड़ेगा ना, है ना, इस वाले बॉन्ड को तो टूटना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये सारे बॉन्ड टूटेंगे फिर दोबारा जुड़ेंगे। तो इसी में है ना ये बॉन्ड्स जो बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूलर लेवल पे, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ओरिजिन यही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो दिखता है कि नहीं, जैसे ये मैं ऊपर से यदि देखें, यदि कोई मैंने बुक रख दी, यदि टेबल पे यदि मैंने ये बुक रख दी, ऊपर से अपन देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि भाई एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो ये है, ठीक है। बट एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्चुअल में ये नहीं है। एक्चुअल में है कि वो कौन कौन से वो जो अनइवन सरफेस के कारण, जैसे यदि इसको हम बुक ही मान लें, ऊपर जो बुक ही रखी हुई है और ये टेबल के ऊपर रखी हुई है बुक, यदि इसको ये मान लेते हैं तो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, ये केवल ये पोर्शन हुआ, ठीक है। ये पोर्शन जो है वो कांटेक्ट पे है और बाकी पोर्शन तो कांटेक्ट में नहीं है। जैसे ये पोर्शन तो पूरा खाली है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है आपस में। तो ये एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये डिसाइड करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। ये जो नॉमिनल एरिया ऑफ कांटेक्ट है, नॉमिनल कांटेक्ट एरिया लिखा हुआ है ना, इससे नहीं डिसाइड होता है। अच्छा, अब एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो वेरी करता है इसके नॉर्मल फोर्स के कारण, ठीक है। यदि ये बुक है और बुक के ऊपर यदि मैं सपोज 5 किलो का वजन और रख दूं, ठीक है, 5 किलो का वजन रख दूं, तो ये बुक और प्रेस करेगी। तो ये जो कांटेक्ट वाले एरियाज जो अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं, 6 से बढ़ करके इतने से पोर्शन में हो सकता है 12 हो जाए, ठीक है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो एक्चुअल कांटेक्ट है, ट्रू कांटेक्ट, वो बढ़ जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरा है कि ये मॉलिक्यूल भी थोड़े से ज्यादा पास आ जाएंगे तो बॉन्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है, जो दोनों बॉडीज के बीच में, है ना, दोनों सरफेस के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है ना, वो डिसाइड करता है कि बॉडीज आपस में कितना स्ट्रांगली प्रेस की हुई है ना। और जितना स्ट्रांगली प्रेस की हुई होगी, है ना, उतना जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन
काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, वो जो अभी अपन ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स का जो ये अट्रैक्शन फोर्स वगैरह रहता है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है उसको दिमाग में रखें और फिर अभी अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो सपोज जैसे ये बॉडी जो है वो इनिशियली जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो इस पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। फ्रिक्शन तो जब लगेगा जब बॉडी मूव करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है, उसको अपोज करेगा। जब बॉडी को मूव करने की टेंडेंसी नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो है, ठीक है, यदि फोर्स एक्सटर्नल जीरो है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है 0 न्यूटन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0 ही होगा, ठीक है। वो जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी बॉडी की टेंडेंसी होगी मूव करने की और फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ, जब तक बॉडी रेस्ट पर है ना, जब तक बॉडी रेस्ट पर है तब जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो अब जैसे इन दोनों सरफेस में जैसे जो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो बॉन्ड्स वगैरह जो बने हुए हैं, सपोज उनको तोड़ने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए। सपोज मैं है ना जनरल ऐसी कोई रैंडम फिगर ले लिया, 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, ठीक है। तो इससे कम यदि कोई भी फोर्स लगता है तब तो वो बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं, और बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं तो बॉडी तो हिलेगी नहीं अपनी जगह से, क्योंकि उन सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 10 न्यूटन चाहिए अपने को, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि 0 से लेकर के 10 न्यूटन तक यदि हम ग्रेजुअली एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करते हैं, है ना, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है और ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। यदि हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं 0 से लेकर के 10 न्यूटन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या होता है ना, देखें जरा। तो सपोज हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, अप्लाइड फोर्स जो है सपोज हमारा 1 न्यूटन है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब बॉडी मूव नहीं कर रही है तो अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो बॉन्ड टूटे नहीं, बॉडी हिली नहीं अपनी जगह से, ठीक है। फिर हमने और इंक्रीज कर दिया, सपोज हमने 5 न्यूटन तक इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन तक हो जाएगा, ठीक है। 5 न्यूटन हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर, अभी भी बॉडी हिलेगी नहीं क्योंकि बॉडी जो है वो 10 न्यूटन के बाद ही हिलेगी, है ना। 10 न्यूटन तक तो हमको फोर्स चाहिए वो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। अच्छा, हमने 10 न्यूटन लगा दिया, ठीक है, 10 न्यूटन लगा दिया तो बॉडी जो है वो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन तक तो गया, और जैसे ही थोड़ा सा भी 10 न्यूटन से ऊपर फोर्स जाता है कि नहीं, वो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इस ग्राफ में जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, आगे वाले पोर्शन पे भी आएंगे वो कैसे बिहेव कर रहा है ना। ये पोर्शन है, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला पोर्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वाले में जितना एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जब तक बॉडी रेस्ट पे है, जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जैसे, अच्छा अब फिर वापस एक बार माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यदि हम है ना उसको इमेजिन करें तो बॉडी जब मूव करने लग जाएगी, है ना, उसको एक बार पिक्चर को दोबारा देख लें, है ना। इसमें देखें यदि जब बॉडी जब मूव करने लग जाएगी, है ना, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई वो जो दोबारा बॉन्ड बनने के लिए उतना टाइम मिलेगा भी नहीं, है कि नहीं। जब रेस्ट पे थी तो बिल्कुल है ना बॉन्ड बन गए और उसके बाद में हमको ये सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ा बॉडी को मूव करने के लिए। अच्छा, बॉडी जब एक बार मूव करने लग जाएगी तो उसके बाद में है ना वो है ना बॉन्ड्स वगैरह दोबारा बनेगा और कई तो मॉलिक्यूल जो है वो दूर से ही निकल जाएंगे। तो जब बॉडी मूव करने लग जाती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है जब बॉडी मूव करने लग गई, 10 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगा दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको एफ एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ एस से डिनोट करते हैं। तो ये पोर्शन तो एफ एस वाला हो गया, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं, और उसको एफ के से डिनोट करते हैं, ठीक है।
जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज करता रहा, है ना। जैसे जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करते करते गए, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज करता गया और एक मैक्सिमम लेवल आता है ना। इसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लेवल आएगा, ठीक है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसके बाद में, उसके जस्ट बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वेरी नहीं करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। ये बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी कम होगी उस पर डिपेंड नहीं करता है ना। ये एक तरह से कांस्टेंट ही रहता है। अच्छा, ये अपन ने डिस्कस किया था, है ना, इसके पहले जब अपन मॉलिक्यूलर लेवल पे ये कर रहे थे कि बॉडीज आपस में कितनी स्ट्रांगली प्रेस कर रही हैं, है ना, ये डिसाइड करता है कि फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो, और बॉडीज कितने स्ट्रांगली प्रेस कर रही हैं, ये कौन सा फोर्स डिसाइड करता है? नॉर्मल फोर्स डिसाइड करता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे ये वाली बॉडी है कि नहीं, इस पे और इस केस में अभी नॉर्मल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स ये हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो जो भारी बॉडी होगी उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं, और हल्की बॉडी होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा। अच्छा, सरफेस के नेचर पे ये डिसाइड होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल में कितना जनरेट होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू, है ना, एन, ये होता है, ठीक है। और इस म्यू को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये डिपेंड करता है कि सरफेस कौन से हैं, है कि नहीं। तो अब जैसे कुछ भी आप ले लें, है ना, वुड पेपर, है ना, वुड पेपर जो सरफेस कॉम्बिनेशन होगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और होगा, है कि नहीं। आप कुछ और ले लें, है ना, आयरन वुड ले लें, है ना, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और होगा, ठीक है। अब ये जो अपन ने डिस्कस किया स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का अलग अलग होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें हर बार हम मैक्सिमम लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो वेरी करता रहता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना लगेगा? म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये तो हो गया फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये हो गया म्यू के इंटू एन, ठीक है। मतलब जब बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन ये तो कांस्टेंट ही रहता है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में हम मैक्स करके लिखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इतना लगेगा। ये जो मैक्स वाला, ये म्यू एस एन वाला जो फिगर है वो इस ग्राफ में ये वाला फिगर, ठीक है, यहां पे। और मतलब इससे कम यदि फोर्स रहेगा तो वो फोर्स के बराबर लग जाएगा, तब इतना नहीं लगेगा, है ना, फोर्स के बराबर लगेगा, पर मैक्सिमम कितना लगेगा? इतना लगेगा, ठीक है। और मतलब एक म्यू एस और म्यू के में मतलब ये रिलेशन तो है कि म्यू एस जो है म्यू के से ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो एक ये है।